हेलो गाइस, मैं ऋषभ द निर्वाणा एकेडमी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसा कि हमने पहले की वीडियो में कवर किया है। हमने 1915 तक लगभग पूरा कवर कर दिया था आपका, लगभग 1919 तक। आज हम बात करेंगे गांधी जी के बारे में। गांधी जी इंडिया कब आए और उन्होंने अपना पहला आंदोलन कब किया और कैसे किया। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो गांधी जी इंडिया 1915 में आए थे। उससे पहले वो साउथ अफ्रीका में रहते थे, जहाँ वो लगभग 20 साल तक रहे। उसके बाद वो भारत वापस लौटे और वहाँ पर उन्होंने जो भारतीयों के साथ में भेदभाव किया गया था, उसमें एक शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया। उस आंदोलन में किसी भी हथियार का यूज़ ना करते हुए एकदम शांति से वहाँ पर आंदोलन किया और वहाँ पर सम्मान के एक सम्मानित नेता, जो उसको बहुत ही सम्मान प्राप्त होता है समाज में, ऐसे नेता के रूप में उभरे। ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अपने एक सत्याग्रह नाम का ब्रांड को विकसित किया। और गांधी जी ने भारत में पहली बार बिहार के चंपारण में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपने इस टूल का यूज़ किया था। तो ये थी गांधी जी का भारत आने की सबसे पहली जो घटना थी। अब बात करते हैं उनका हम पहला जो सत्याग्रह था, जिसको हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। यह 1917 में हुआ था और इसको जो पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन वो होता है जिसमें सरकार ने कोई चीज़ अगर बोली है तो उसके खिलाफ अपना उसको ना मानना और उसके खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना, इसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन में कौन कौन थे? इस आंदोलन में राजकुमार शुक्ला और नील कृषक के आश्वासन पर गांधी जी ने चंपारण में किसानों की परिस्थिति जानने के लिए वहाँ पर चेक करने के लिए वहाँ पर गए थे। अब किसान को सबसे अधिक बहुत ज़्यादा टैक्स पड़ता था उसको, और वहाँ के जो उसके शोषण थे उससे ज़्यादा पीड़ित थे। और तिनकथिया जो व्यवस्था थी, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, उस तिनकथिया व्यवस्था के अंतर्गत जो ब्रिटिश अधिकारी थे और ये बगान मालिक थे, वो उनको नील की खेती करने पर मजबूर करते थे। और नील की खेती इसलिए वो लोग दिक्कत होती थी वो करने से, क्योंकि नील की खेती 1 साल 2 साल अच्छी चलती है, लेकिन उसके बाद में फिर उनकी जो ज़मीन थी वो बंजर हो जाया करती थी, इसलिए वो नील की खेती नहीं करते थे। लेकिन जो ब्रिटिश के बगान मालिक थे उनको ये करने के लिए मजबूर करते थे तिनकथिया व्यवस्था के अंतर्गत। जब गांधी जी चंपारण पहुँचे तो वहाँ पर जांच करने के लिए तो अंग्रेज अधिकारी जो थे उन्होंने उन्हें ऐसा करने के लिए मना कर दिया और इसकी अनुमति नहीं दी और वहाँ से जाने के लिए उनसे कहा। लेकिन उन्होंने ये मना कर दिया क्योंकि उस समय किसानों का और जो वहाँ के लोगों था उनका समर्थन गांधी जी को प्राप्त था। जब गांधी जी को एक नोटिस मिला तो उस नोटिस के जवाब में कोर्ट में लगभग 2000 लोग स्थानीय लोग मौजूद थे। उस समय गांधी जी की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि लगभग 2000 लोग उस कोर्ट में उपस्थित थे और जो उनके खिलाफ जो मामला था उसको निरस्त कर दिया गया और जो जांच की अनुमति जांच करने की अनुमति दे दी गई, जो कि ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था। तो गांधी जी की लीडरशिप में बगान मालिक और जो ज़मींदार थे उनके खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के पश्चात में जो सरकार थी तिनकथिया व्यवस्था को समाप्त करने पर सहमत हो गई। और जो किसानों से मुआवजे के रूप में उनसे पैसे लिए गए थे उसका एक हिस्सा भी किसानों को प्राप्त हो गया। तो इस तरह गांधी जी का जो पहला चंपारण संघर्ष था, ये पहला सफल सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद गांधी जी को लोगों ने बापू और महात्मा का नाम भी दे दिया। तो अगला जो केस था वो था अहमदाबाद मील हड़ताल। ठीक है। अब अहमदाबाद मील हड़ताल में क्या था कि ये लगभग 1918 के पास हुआ था, जहाँ पर श्रमिक और कपास के जो मालिक थे दोनों के बीच में आंदोलन चल रहा था। ठीक है। जब मिल मालिक के साथ बातचीत कर रहे थे तो जो श्रमिकों को हड़ताल पर जाने और मजदूरी में 35% की मांग की सलाह दी थी। ठीक है। अब हड़ताल पर बैठे जो श्रमिक थे, जितने श्रमिक थे, उन्होंने अपने विवेक पर निर्भर रहने की सलाह दी और उसके पश्चात गांधी जी को हड़ताल निरंतर जारी रखने तथा श्रमिकों को आमरण अनशन, यानी पूरा एकदम बिना कुछ खाए पिए, इसको बोलते हैं, ऐसा अनशन करने पर बैठ गए खुद। और इसी के बाद लगभग मिल मालिकों ने लगभग 21 दिन के हड़ताल के बाद में समझौता कर लिया और मिल मालिक पूरे मुद्दे को जज के सामने प्रस्तुत करने पर सहमत हो गए। उसके बाद हड़ताल को वापस ले लिया गया। बाद में श्रमिकों की मांग को उनके वेतन
उनके अनुसार उनके वेतन में 35% की वृद्धि कर दी गई। और ये गांधी जी का पहला जो सफल अनशन आंदोलन साबित हुआ। और इसमें अम्बालाल साराभाई की बहन जो अनुसुईया बेन थी, वो इस संघर्ष में गांधी जी की एक मुख्य सहयोगी, जिसमें उनके भाई और गांधी जी के मित्र मुख्य सलाहकारों में से एक हुआ करते थे। तो देखिए, जैसे ये है कि नेतृत्व किस लीडरशिप कौन कौन थी, अनुसुईया बेन साराभाई और महात्मा गांधी दो लोग थे। किसके विरुद्ध किया गया था, मिल मालिकों के विरुद्ध किया गया था। विद्रोह का कारण क्या था, जो वेतन में वृद्धि 35% की और प्लेग बोनस को वापस लेना। और जो इसका परिणाम निकला था, क्या निकला था कि 35% की वृद्धि का मांग स्वीकार कर दी गई थी। तो जो अगला आंदोलन था, ये खेड़ा सत्याग्रह था। और खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था 1918 में ये भी हुआ था। इसका जो कारण था कि सूखे के कारण जो फसल थी, सारी फसल नष्ट हो गई थी। और उस समय के कानून के अनुसार किसान छूट के हकदार थे, क्योंकि उसमें जो उत्पादन हुआ था वो लगभग 1/4 कम था। ठीक है। तो लेकिन जो सरकार थी, लैंड टैक्स का भुगतान करने के लिए किसी भी तरह की छूट देने के लिए उन्होंने मना कर दिया था। तो गांधी जी के मार्गदर्शन के अनुसार जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अकाल के बाद में कुछ टैक्स के संग्रह थे, उसके विरुद्ध विरोध के प्रदर्शन में विरोध किया। उन्होंने किसानों को साथ लेकर उन्होंने विरोध किया। और इसमें जितने भी ज़िले थे, सभी ज़िले के सभी कास्ट के लोग, सभी ग्रुप के लोग, सभी ने अपना आंदोलन में समर्थन किया। मतलब सभी लोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए एक साथ आ गए थे। और उसके बाद विरोध प्रदर्शन हुआ, एकदम शांतिपूर्ण था। इसमें किसी भी हथियार का यूज़ नहीं किया गया। और लोगों ने जो खुद की संपत्ति थी और खुद की संपत्ति ब्रिटिश सरकार ने ले ली उसको, और गिरफ्तारी जैसी विपत्तियों का सामना करने के बाद भी उन्होंने इसमें सहयोग किया। इस आंदोलन को सहयोग करते हुए पूरा साहस का प्रदर्शन दिखाया। उसके बाद में अधिकारियों ने, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, हार मानते हुए किसानों को टैक्स में कुछ छूट दे दी थी। अब जो अगला है, ये है रॉलेट एक्ट। ये 1919 में हुआ था। ये सन जब 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो उग्रवादी और राष्ट्रवादी गतिविधि जो उनकी थी, उस पर नज़र रखने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। और इस कमेटी को केंद्रीय विधानसभा में रॉलेट मार्च 1919 में पारित किया गया। अब इस अधिनियम जो था, ये अधिनियम था, इस अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति हो, उसको संदेह के आधार पर सिर्फ गिरफ्तार कर लिया जा सकता था। उसके खिलाफ कोई भी चार्जेस हो, कोई भी सबूत हो, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ उसको संदेह के खिलाफ उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। ऐसी जो गिरफ्तारी थी, इसके खिलाफ ना कोई अपील हो सकती थी, ना ही कहीं पर याचिका दायर की जा सकती थी। इस अधिनियम को ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और इसका विरोध बहुत ही सबने किया था। लगभग 6 अप्रैल 1919 को एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया था। और ये पूरे देश में बैठकों का आयोजन किया गया, सिर्फ किसी एक स्टेट में नहीं था। तो महात्मा गांधी थे, उनको दिल्ली के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। और जो पंजाब के दो नेता थे, जो दो इम्पोर्टेंट नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलेव को अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हीं के लिए अमृतसर में जब डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलेव को के लिए ही लगभग 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई, और जो कि कहा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ठीक है। तो अब हिंसक परिस्थितियों का सामना करने के लिए जनरल डायर जैसी वहाँ पर पूरी भीड़ इकट्ठा हुई, तो उसका सामना करने के लिए जनरल डायर के सैन्य अधिकारियों को प्रशासन सौंप दिया गया। और सभी जगह पर बैठकों थी, उनका प्रतिबंध लगा दिया गया, और सभी राजनीतिक नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। तो 13 अप्रैल को जो बैसाखी पर था, बैसाखी में जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया गया। तो वहाँ पर जनरल डायर ने बिना कोई चेतावनी देते हुए गोलियों की बौछार करा दी, और लगभग 10 से 15 मिनट तक लगातार फायरिंग जारी रही। और उसके बाद ही ये फायरिंग बंद हुई। और एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जाता है कि उसमें लगभग 379 लोग मारे गए और लगभग 1137 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जब ये हुआ, इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसके विरोध में अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी उसको त्याग दिया,
और जो जलियांवाला बाग था, इस नरसंहार में स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक सबको अंदर से एक बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशन मिली। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। अगले ही हम बात करेंगे जो हमारा असहयोग आंदोलन था, इसके बारे में यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल पर लगातार बने रहिए। धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है।